मैं ना यार हमेशा सोचता था कि लाइफ में ऐसा क्या करूँ कि लाइफ सेट हो जाए, और तभी मैंने क्लास 10 इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर पढ़ा, दैट इज डेवलपमेंट। तो अगर तुम लोग भी अपना लाइफ सेट करना चाहते हो तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो मेरे साथ इस चैप्टर को चुपचाप फोकस देके सुन लो, पढ़ लो, या फिर तुम जाके नपुंसकता का इलाज करने वाले बाबा बेबुनियाद के पास जाके अपना लाइफ सेट करवा सकते हो। चॉइस इज योर्स। क्या कह रहा चूतिया? खैर जोक सपाट मुद्दे पे आते हैं। हाँ, देखो डेवलपमेंट दो तरीके से हो सकता है, इंडिविजुअल लेवल पे और कंट्री के लेवल पे। पहले बात करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे। जब हम सोचते हैं कि अपना लाइफ कैसे सेट करना है हमें, दैट इज पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल डेवलपमेंट, राइट। तो अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का गोल अलग अलग हो सकता है। अब जैसे मुझे देख लो, मेरे लिए डेवलपमेंटल गोल यानी कि लाइफ सेट करवाने का बस एक ही फंडा है, एक ऐसी बंदी मिले सरकारी नौकरी वाली जिसका बाप भी बहुत ज्यादा अमीर हो, ताकि बंदी का बाप और मेरा खुद का बाप अपना पूरा जायदाद मेरे नाम कर दे और लाइफ सेट हो जाए। उसी तरीके से तुम्हारा भी कुछ अपना डेवलपमेंटल गोल होगा यार। आई डोंट नो क्या होगा, बट कुछ तो होगा यार। अगर बहुत कुछ क्रेजी सा है तो तुम कमेंट्स में मुझे बता सकते हो ये बात। हाँ, तो मैंने जैसे बताया कि अलग अलग लोगों के लिए अपना डेवलपमेंटल गोल होता है, तो जरूरी नहीं कि जो गोल मेरे लिए है वो तुम्हारे लिए भी होगा। तुम मेरे एग्जांपल से समझ गए। तो हम ना यार उन चीजों के पीछे भागते हैं जो चीज हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। तो हमारा डेवलपमेंटल गोल वही होता है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर एक इंडस्ट्रियलिस्ट है जिसे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है, उसके लिए वो इंपॉर्टेंट है, तो वो चाहेगा कि डैम बने। बट अगर डैम बनता है ना जिस जगह पे, वहाँ के लोगों को तो उस जगह से हट के चला जाना पड़ेगा, स्पेशली जो ट्राइबल कम्युनिटीज है। तो उनके लिए तो डैम बनना बिल्कुल ही एक सही डिसीजन नहीं है उनके लिए, ठीक है। तो तुमने देखा डेवलपमेंटल गोल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट करता है, यानी कि जिस चीज से मुझे फायदा हो रहा है हो सकता है उससे तुम्हें फायदा ना हो। अब जैसे मेरे घर पे देखो, अगर बिरयानी बनता है ना रात को, आई एम हैप्पी यार, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। बट मेरी बहन को यार फिश पसंद है, तो हमारे घर में अगर फिश बनता है ना तो यार मेरा नाक बंद रहता है, मैं खाना नहीं खाता, बिकॉज मुझे फिश नहीं पसंद। या मैं हूँ बंगाली बट मुझे फिश नहीं पसंद, बस नहीं पसंद यार। अब जज मत करना, बट जो भी हो। तो हमारे घर में ये हमेशा ही रहता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कि बिरयानी बनेगा या फिश बनेगा। फिश बनता है तो उसका फायदा होता है, और चिकन बिरयानी बनता है तो यार मेरा फायदा होता है। दैट्स हाउ डेवलपमेंटल गोल भी वर्क करता है। अब देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ एग्जांपल तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें याद रखना ये चीज। जैसे एक लैंडलेस रूरल लेबर है, उसके लिए डेवलपमेंटल गोल क्या होगा? बेटर वेज, यानी कि जो वो काम करता है उसके पैसे मिलने चाहिए उसे अच्छा खासा। दूसरा एग्जाम्पल, पंजाब का एक अच्छा खासा फार्मर जो होता है, उसके लिए डेवलपमेंटल गोल ये रहेगा कि जो वो चीजें बना रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, वो अच्छी कीमतों में वो मार्केट पे बेच पाए, यानी कि उसे चाहिए हायर सपोर्ट प्राइस, सिंपली कह लो MSP। उसी तरीके से एक फार्मर जो अपना जो भी क्रॉप है उगाने के लिए पूरी तरीके से डिपेंडेंट है बारिश के ऊपर, उसके लिए डेवलपमेंटल गोल ये होगा कि उसे इरिगेशन फैसिलिटी सरकार प्रोवाइड करे या कहीं से भी, ठीक है। फिर अगला एग्जांपल, मेरे जैसे तुम्हारे जैसे जो अनएम्प्लॉयड अर्बन यूथ होते हैं ना, यानी कि नौजवान बेरोजगार हमारे जैसे, अपने आप को रोज नहीं करना चाहिए, ओके फाइन। तो हमें क्या चाहिए यार? जॉब चाहिए, हाँ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी कि एक अच्छा लाइफ चाहिए यार। एंड आखिरी आदिवासी कम्युनिटी, इनके लिए डेवलपमेंटल गोल ये रहेगा कि सोसाइटी के अंदर पे इन्हें भेदभाव ना किया जाए, सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, एंड देन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी इन्हें मिलना चाहिए। अब इसके बाद जो सवाल आता है कि हाँ चलो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेवलपमेंटल गोल हो सकते हैं, बट अब सवाल ये उठता है कि इन गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हो तुम? तो इसके लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा हमारा अगला टॉपिक इस चैप्टर का, इनकम एंड अदर गोल्स। देखो यार, कहा जाता है ना तुम किसी भी चीज को खरीद सकते हो अपने पैसे से। पैसा है तो भाई सब बिकता है। नहीं बिकता है ब्रो। देखो यार, कुछ चीजें हैं जिसे तुम आसानी से पैसे से खरीद सकते हो, बट रुको, कुछ ऐसी चीजें भी है जिसे तुम पैसे से नहीं खरीद सकते यार। तो इन इकोनॉमिक्स हम ऐसी चीजों को दो हिस्सों पे बांटते हैं। एक है मेटेरियलिस्टिक गोल, जो कि तुम मतलब पैसे से या अपना इनकम से खरीद सकते हो, लाइक तुम्हारा एक घर, एक बहुत ही एक्सपेंसिव सा गाड़ी, कपड़ा, या महंगे महंगे चीजें जो भी है लग्जरी आइटम्स, इन्हें तुम आसानी से अपने पैसे से खरीद सकते हो। बट उन चीजों का क्या जिन्हें तुम पैसे से नहीं खरीद सकते, जिन्हें कहते हैं हम नॉन मेटेरियलिस्टिक गोल। एग्जाम्पल के लिए सोसाइटी के अंदर में तुम्हें क्या चाहिए? इक्वालिटी, फ्रीडम, रेस्पेक्ट, फ्रेंडशिप, सिक्योरिटी। अब ये ऐसी चीजें जिसे तुम पैसे से नाप तोल नहीं सकते। अब मान लो कि आगे तुम पढ़ने के बाद एक मस्त सा जॉब मिलता है तुम्हें, जहाँ तुम्हें अच्छा खासा पैसा मिलता है, यानी कि तुम्हारा इनकम या पैसे तुम्हारे पास बहुत। बट भाई साहब, उस पैसे के अलावा तुम्हारे पास उस जॉब पे कुछ नहीं है। इक्वालिटी के नाम पे सब तुम्हारे साथ कुत्तों की तरह ट्रीट करते हैं। जॉब सिक्योरिटी, भाई साहब मालिक को जब मन जाए तब तुम्हें लात मार के जॉब से निकाल दे। और सेल्फ रिस्पेक्ट के तो क्या ही कहने भाई, वो तो कब का तुम्हारा RIP इन पीस हो चुका है। अब बताओ, क्या तुम कह सकते हो कि तुम डेवलप कर रहे हो, तुम्हारा जो भी डेवलपमेंटल गोल है वो अचीव हो रहा है? नहीं हो रहा यार। तुम नहीं कह सकते कि पैसे से सिर्फ तुम डेवलप हो
रहे हो, तुम्हारा डेवलपमेंटल गोल अचीव हो रहा है। समझ गया इस एग्जांपल से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक इंसान, मैं या तुम, प्रॉपरली तभी अपना डेवलपमेंटल गोल को अचीव कर सकते हैं जब हमारे पास मेटेरियलिस्टिक और नॉन मेटेरियलिस्टिक दोनों गोल हो, हम अचीव करें उन्हें। अब इसी के साथ हमारा खत्म होता है इंडिविजुअल डेवलपमेंट का टॉपिक। अब बढ़ते हैं नेशनल डेवलपमेंट की ओर। वैसे तो देखो, नेशनल डेवलपमेंट एक बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जहाँ में बात किया जाता है जो कैसे तुम बढ़ाओगे कंट्री का पर कैपिटा इनकम को, उस कंट्री का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है यानी कि जो जीने रहने का तरीका है उसे कैसे इंप्रूव करोगे, वहां में गरीबी और जो इलिटरेसी है इसे कैसे खत्म करोगे। और ये जो नेशनल डेवलपमेंट है ये मैं और तुम नहीं कर सकते, इसे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कर सकता है। तो जब भी गवर्नमेंट एक कंट्री का नेशनल डेवलपमेंट के बारे में बात करता है तो वो बात कर रहा होता है कि कैसे एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्रीज को, एजुकेशन को और अपना जो हेल्थ सेक्टर है उन्हें इंप्रूव करे, क्योंकि ये सारी चीजें इनडायरेक्टली और डायरेक्टली रिलेट करता है नेशनल डेवलपमेंट की ओर। और एक चीज तुम अपने दिमाग पे ये बात भी डाल लेना, जिस तरीके से इंडिविजुअल डेवलपमेंट काम करता था ना, नेशनल डेवलपमेंट भी ऐसे काम करता है। यहाँ में भी जो अलग अलग लोग हैं ना, उनके लिए नेशनल डेवलपमेंट भी अलग अलग तरीके से मायने रखता है। अब जैसे मेरे लिए देश का डेवलपमेंट तब होगा जब एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करे। उसी तरीके से अगर तुम फार्मिंग सेक्टर से आते हो, लाइक तुम फार्मर के बेटे हो एंड ऑल, या तुम एक फार्मर ही हो, तो तुम्हारे लिए नेशनल डेवलपमेंट का मतलब ये होगा कि तुम्हारा एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छी तरीके से ग्रो करे। लाइक समझ रहे हो ना। तो कॉन्फ्लिक्टिंग इन नेचर भी होता है इंडिविजुअल डेवलपमेंट में जैसे हुआ था, उसी तरीके से नेशनल डेवलपमेंट में। अब फिर इस पिक्चर को देखो, एनसीईआरटी के अंदर पे ये दिया हुआ है। अब एग्जाम पे आया जा सकता है कि क्या है, क्या डिस्क्राइब कर रहा है। तो देखो, आगे बिल्डिंग्स बने हुए बड़े बड़े और नीचे स्लम्स एरियाज है, जो कि शो कर रहा है इनकम डिस्पैरिटीज को। जब हम नेशनल डेवलपमेंट कर रहे होते हैं ना, तो कुछ सेगमेंट बहुत आगे रह जाता है और कुछ सेगमेंट बहुत ही पीछे रह जाता है, जिस वजह से क्रिएट होता है इनकम डिस्पैरिटीज। अब इसके बाद अगला टॉपिक, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। तुम किस तरीके से अलग अलग कंट्रीज को, स्टेट्स को कंपेयर करोगे कि वो कितना डेवलप है नहीं है। तो इसके लिए सिंपली देखो, माना जाता है कि इनकम जो है एक बहुत ही अच्छा क्राइटेरिया जिसे तुम पता करोगे कि कौन सा कंट्री ज्यादा डेवलप है और कौन सा कंट्री कम डेवलप है। बट रुको, तुम डायरेक्टली नेशनल इनकम को नहीं ले सकते, क्योंकि जो पॉपुलेशन साइज है वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। लाइक तुम इंडिया और भूटान का केस देख लो, हम कहा वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है और भूटान बेचारा कहा लिस्ट में भी नहीं आता। तो अगर हम दोनों कंट्रीज का इनकम को कंपेयर करने बैठ गए ना, तो ये गलत होगा। हम डायरेक्टली नेशनल इनकम को नहीं ले सकते। तो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं एवरेज इनकम, यानी कि पर कैपिटा इनकम कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स पे, ठीक है। अब ये क्या होता है, एक कंट्री के अंदर में जितने लोग हैं ना, उससे उनका टोटल इनकम को, यानी कि वो कितना कमाते हैं ना, उसे डिवाइड कर दो, तुम्हारे पास जो आएगा वो होगा पर कैपिटा इनकम, या फिर तुम कह लो एवरेज इनकम। और सिंपल एक अंधा इंसान भी ये बता दे सकता है पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम को देख के कि कौन सा कंट्री कितना डेवलप है और नहीं है। तुम्हें ये चीज पता चल गया कि यार देखो, अगर तुम्हें दो कंट्रीज को या स्टेट को नापना है, कंपेयर करना है कि कौन कितना डेवलप है नहीं है, तो तुम आसानी से कर सकते हो पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम के सहारे से। इसी चीज का इस्तेमाल करता है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहता है वर्ल्ड बैंक, और पब्लिश करता है एक रिपोर्ट जिसे कहता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, जहाँ कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है बेस्ड ऑन कि वो कंट्री का पर कैपिटा इनकम कितना है। अब देखो, यहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम होगा हो सकता है तुम्हारी किताब पे कुछ और दिया हो, यहाँ पे कुछ और दिया हो, नंबर पे मत जाना। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 2019 का जो डेटा है, वो हो सकता है तुम्हारे यहाँ पे 2017 का हो या आगे कोई भी हो सकता है, डजंट मैटर। तुम्हें बस समझना है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस रिपोर्ट के हिसाब से कोई भी कंट्री जिसका पर कैपिटा इनकम $49,300 या उससे ज्यादा है पर एनम, यानी कि सालाना इनकम जो है, तो वो होगा एक हाई इनकम या फिर रिच कंट्री। और वहीं पे अगर एक कंट्री जिसका पर कैपिटा इनकम है सिर्फ और सिर्फ $2,500 या उससे भी कम, तो वो है एक लो इनकम या फिर पुअर कंट्री। अब अगर तुम्हारे इस खुराफाती दिमाग पे ये चल रहा है कि हम कहाँ आते हैं इंडिया, तो हम आते हैं लो मिडिल इनकम कंट्रीज के कैटेगरी पे। अब ऐसा क्यों है, उसके लिए तुम हमारा पर कैपिटा इनकम देख लो, बस $6,700 पर एनम। तो ऑब्वियस सा बात है, हम डिजर्व करते हैं चीज। होप कि आगे बढ़े और चीजें सुधरे। खैर मैंने माना ये बात कि एवरेज इनकम की मदद से तुम कंट्रीज को कंपेयर कर सकते हो, वो कितने डेवलप है नहीं है ये पता कर सकते हो। बट ये एवरेज इनकम या फिर तुम कह लो पर कैपिटा इनकम एक चीज हमसे छुपाता है। एवरेज इनकम हमें ये नहीं बताता है कि एक कंट्री के अंदर पे जो लोग है ना, उनके पास इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी कि मैं सिंपली कह रहा हूँ, ये हमसे छुपा रहा है इनकम डिस्पैरिटीज को। आगे मैंने तुम्हें एक पिक्चर के साथ ये बात समझाया था क्या होता है इनकम डिस्पैरिटी, फिर समझा देता हूँ। इनकम डिस्पैरिटी को तुम इनकम इनइक्वालिटी भी कह सकते हो। अभी समझने के लिए फिर से एक पिक्चर का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखो, एक तरफ तो क्या है, ना कोई गरीब है ना कोई अमीर है, यानी कि यहाँ पे क्या है, इनकम इनइक्वालिटी या इनकम डिस्पैरिटी नहीं है, सब बराबर है सोसाइटी के अंदर। पर दूसरी तरफ देखो, सिंपली दिख रहा है गरीब और अमीर के बीच का भेदभाव, जो कि तुम इंडिया पे भी देख पाते हो, राइट। हमारे इंडिया पे क्या है, कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है यार। हाँ, अंबानी को देख लो, उसके पास जितना पैसा है ना, मैं तो यार सपने में भी सोच नहीं सकता उतने पैसे के बारे में। तो यार 100 बात की एक बात,
ये एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम एक चीज हमसे छुपाता है, वो क्या, इनकम डिस्पैरिटीज, लोगों के बीच किस तरीके से पैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है ये नहीं बताता है। तुम एवरेज इनकम को देख के ये बता दोगे कि कंट्री डेवलप है, बट क्या सही में वहाँ के लोग सारे के सारे खुश है? नहीं है, ये नहीं बता सकते तुम बस एवरेज इनकम को देख के। तो यही पे आता है हमारा अगला टॉपिक, इनकम एंड अदर क्राइटेरियाज। इनकम के बारे में तो मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम को देख के ये बता सकते हो कि कंट्री कितना डेवलप है नहीं है, बट इसके अलावा कुछ और क्राइटेरियाज भी होते हैं, जिनमें से पहला है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो कि तुम्हें बताता है कि एक साल के अंदर पे 1000 बच्चों में से कितने बच्चे बस जन्म लेने के एक साल के अंदर अंदर ही मर जाते हैं। फिर दूसरा है लिटरेसी रेट, ये तो सिंपल है, कितने पढ़े लिखे लोग एक कंट्री के अंदर पे है, 7 साल या उससे अबव वाले ग्रुप जो भी है, ठीक है। एंड तीसरा है नेट अटेंडेंस रेशियो, एक कंट्री के अंदर पे जो 14 से 15 साल का एक एज ग्रुप है ना, इस एज ग्रुप के अंदर कंट्री का टोटल पॉपुलेशन में से कितने बच्चे इस एज ग्रुप में आने वाले स्कूल आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, उनका अटेंडेंस को देखते हैं। अब इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, हमारे 3 इंडियन स्टेट्स को लेते हैं, हरियाणा, केरला और बिहार। अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ पर कैपिटा इनकम के बारे में, तो हमारा हरियाणा सबसे आगे है यहाँ पे। तुम सिंपली कह सकते हो ये बात कि इन तीनों स्टेट में से हरियाणा सबसे ज्यादा डेवलप है। बट रुको, हमने और 3 क्राइटेरियाज भी अभी देखा था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो। अब अगर तुम इन चारों क्राइटेरियाज को एक साथ मिला के कंपेयर करते हो कि एक स्टेट या एक कंट्री कितना डेवलप है नहीं है, तो पूरा गेम ही पलट जाता है। देखो, अब हरियाणा नहीं, केरला सबसे ज्यादा डेवलप स्टेट कह सकते हो इंडिया का है, जिसने हर एक सेगमेंट पे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। चाहे वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो कि कम होना चाहिए तो कम है यहाँ पे, लिटरेसी रेट ज्यादा होना चाहिए तो है, नेट अटेंडेंस रेशियो ज्यादा होना चाहिए तो है। अब ये सारे क्राइटेरियाज तो ठीक है, बट एक और चीज जो तुम्हारा दिमाग हिला देगा, एक कंट्री कितना डेवलप है नहीं है, ये जानने के लिए एक दूसरा क्राइटेरिया ऐसा भी हो सकता है कि कंट्री का गवर्नमेंट वहाँ के लोगों को कितना प्यार करता है। मेरे मामले पे यार मोदी जी मुझसे प्यार नहीं करते, मैं बता रहा हूँ, 25 साल का सिंगल लौंडा हूँ, बट मोदी जी कुछ नहीं कर रहे यार, खुद भी सिंगल मर रहे हैं, मुझे भी मरवा रहे हैं। मतलब दिक्कत क्या है मोदी जी आपको मुझसे? नहीं यार, मैं मान चुका हूँ कि मोदी जी मुझसे तो प्यार नहीं करते, बट शायद तुमसे करते हैं। अब ये करते हैं नहीं करते ये जानने के लिए हमारा अगला टॉपिक, पब्लिक फैसिलिटीज। हाँ, यही वो क्राइटेरिया है जो बताता है कि गवर्नमेंट अपने लोगों से कितना प्यार करता है नहीं करता है। सिंपली पब्लिक फैसिलिटीज के अंदर पे गवर्नमेंट सर्विसेज, बेसिक सर्विसेज आम लोगों को, पब्लिक को प्रोवाइड करता है। दैट्स व्हाई इस टॉपिक का नाम ही है पब्लिक फैसिलिटीज। अब वो फैसिलिटीज क्या क्या हो सकता है? अब एग्जांपल के तौर पे जो पब्लिक, या फिर तुम कह लो गवर्नमेंट स्कूल्स है, पब्लिक हॉस्पिटल्स है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये सारे क्या है? पब्लिक फैसिलिटीज है जो गवर्नमेंट प्यार से हम लोगों के लिए दे रहा है। देख रहे हो प्यार, देख रहे हो गवर्नमेंट का। अब देखो, ये प्यार ना बरकरार रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो फैसिलिटीज है ना, ये हम आम लोग, मैं या तुम खरीद नहीं सकते। हमारे पॉकेट पे जितना ही पैसा रहे, तब भी मेरे पास जितना ही पैसा हो यार, मैं स्कूल नहीं खोल सकता अपने बच्चे के लिए, हॉस्पिटल नहीं खोल सकता है, राइट? मैं बच्चे पे जा रहा हूँ, मैं तो अभी तक सिंगल ही हूँ यार, क्यों मैं जा रहा हूँ बच्चों पे? खैर रहने दो, तुम समझ गए। पब्लिक फैसिलिटीज आम लोगों के औकात के बाहर वाला चीज होता है, तो ये गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये हमें प्रोवाइड करे। तो ये कंट्री कितना डेवलप है नहीं डेवलप है, इसे जानने के लिए तुम उससे देख सकते हो कि उस कंट्री का पब्लिक फैसिलिटी कैसा है नहीं है। अगर प्यार करता है गवर्नमेंट अपने पब्लिक से, तो पब्लिक फैसिलिटीज अच्छा होगा, और अगर नहीं करता है ना, तो फिर गाली दो अपनी सरकार को ना, चाहे जो भी हो। अब एक छोटा सा टॉपिक, बॉडी मास इंडेक्स क्या है? देखो यार, तुम मोटे हो, पतले हो या तुम हेल्दी हो, ये चीज कैसे पता किया जाता है? इस बॉडी मास इंडेक्स को देख के। तुम अगर फिट हो तुम कह सकते हो नरिश हो, अगर तुम पतले हो तो इस इंडेक्स के हिसाब से तुम अंडर नरिश हो, और अगर तुम बहुत ही मोटे हो तुम ओवरवेट हो। ये तो मैंने बता दिया कि तुम मोटे, पतले या फिट हो। अब ये कैसे पता कर सकते हो तुम? इसके फॉर्मूला से तुम्हें क्या करना है, अपना वेट को डिवाइड कर देना है अपने हाइट के स्क्वायर से। तुम्हें वेट लेते हुए ध्यान देना है कि ये केजी में होना चाहिए और हाइट होना चाहिए मीटर पे। अब मान लो तुमने ये फॉर्मूला को याद करके वैल्यू निकाला अपना, अगर वो वैल्यू 18 से कम होता है, यानी कि तुम एक पतले दुबले अंडर नरिश बंदे हो। अगर वो वैल्यू 25 से ज्यादा होता है तो तुम मोटे हो यार, सीधा बात है। और अगर वो वैल्यू 25 से लेके 18 के बीच होता है तो तुम फिट बंदे हो, नरिश बंदे हो, ठीक है। अब तुमने यूनाइटेड नेशन का नाम तो सुना ही होगा, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो चाहता है कि दुनिया में सब चीज बढ़िया बढ़िया हो लोगों के साथ, जिसके लिए वो कई सारे डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स चलाते रहता है दुनिया भर में। अब ऐसा एक प्रोग्राम UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम, जिसके अंदर पे कंट्री के जो लोग है वो कितने डेवलप है, इस चीज को कंपेयर करा जाता था। और ये कंपैरिजन करने के लिए बनाया गया एक रिपोर्ट जिसका नाम था ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, क्योंकि इंसानों के बारे में है तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। या अब यहाँ क्या किया जाता है, कंट्रीज को कंपेयर करा जाता था बेस ऑन उस कंट्री में एजुकेशन कैसा है, उस कंट्री का हेल्थ सेक्टर कैसा है, और उनका पर कैपिटा इनकम कैसा है। और इन तीनों चीजों को देख के एक इंडेक्स बनाया गया जिसे कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि रैंक करता था कंट्रीज को बेस ऑन जो भी ये क्राइटेरिया है, एजुकेशन, हेल्थ एंड पर कैपिटा इनकम। अब इसे समझने के लिए किताब के अंदर पे एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे आते हैं, जहाँ तुम देख सकते हो कि हमारा प्यारा भारत का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे जो रैंकिंग है वो है 132, जो कि बहुत ही खराब है। या ऊपर देखो तुम श्रीलंका जो कि अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है 73,
अब क्यों अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है? क्योंकि जो मैंने बताया क्राइटेरियाज, उनका पर कैपिटा इनकम हमसे ज्यादा है, उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जो हेल्थ सेक्टर है वो भी हमसे बेटर है, और जो एजुकेशन के मामले पे जो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग है 25 साल या उससे ज्यादा के लोग, उस कैटेगरी पे भी हमसे ज्यादा है श्रीलंका। तो ऑब्वियस सा बात है रैंकिंग अच्छा होगा ही उनका। यहाँ पे देखो सीन क्या है, रैंकिंग जितना कम होगा उतना अच्छा है, जितना ज्यादा होगा उतना बुरा है। अब यहाँ पे नीचे देखो तुम नेपाल और बांग्लादेश से, जो कि पर कैपिटा इनकम के मामले पे तो हमसे बहुत नीचे है, बट लाइफ एक्सपेक्टेंसी के मामले पे हमसे आगे है, जो कि क्या इंडिकेट करता है कि वहाँ का हेल्थ सेक्टर हो सकता है कि हमसे ज्यादा इंप्रूव है, इसीलिए उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ा हमसे ज्यादा है। तो तुम कह सकते हो ये भी एक क्राइटेरिया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिससे एक कंट्री के लोग कितना डेवलप है नहीं है वो तुम पता कर सकते हो। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो कि है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, जो कि इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक भी है, जिसे करते हैं हम जल्दी से खत्म और लेते हैं अलविदा। बट इससे पहले रुको यार, मुझे ना तुम लोगों का एक मदद चाहिए। मैं यार अपने मम्मी से लड़के बैठा हुआ हूँ, उन्हें यार मेरा स्ट्रगल समझ ही नहीं आता। वो तो अपने जिद पे लगे हुए हैं कि भाई साहब PhD करो और ब्ला ब्ला करो, उन्हें मेरे सपने का कोई परवाह नहीं है बस। तो मैंने क्या लड़के कहा, बस मुझे 1 साल दे दो, मैं साबित कर दूंगा कि आई एम द बेस्ट। तो यार ये 1 साल मैं जम के वीडियोस डालूंगा और ट्राई करूंगा 1 मिलियन रीच करने का। सो यार हो सके तो यार मतलब क्या कहूँ, शेयर करो, सपोर्ट करो, ज्यादा नहीं कहूंगा। हाँ सही में मैं अभी बहुत हल्के में कह रहा हूँ ये बात, बट या मुझे जरूरत है तुम लोगों का। खैर ज्यादा नहीं खींचते इसे, बढ़ते टॉपिक की ओर। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट जहाँ पे कहा गया कि डेवलपमेंट कुछ इस तरीके से हो कि जहाँ प्रेजेंट जनरेशन जो आज का है उसका नीड्स तो पूरा हो ही हो, जो भी हमारा जरूरत है वो पूरा हो ही हो, साथ साथ हम सोचे फ्यूचर जनरेशन के बारे में और उनके लिए भी कुछ छोड़ के जाए भाई। ऐसा नहीं कि सब हम ही खत्म कर ले, जो चीज लग नहीं रहा है कि हो रहा है, ठीक है। कई सारे साइंटिस्टों ने कहा है कि जो प्रेजेंट जनरेशन का जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है, जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि हम बस अपने बारे में यानी कि प्रेजेंट जनरेशन का नीड्स के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर जनरेशन को पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे हैं। अब इससे क्या होगा, जो रिसोर्सेस है अलग अलग तरीके का, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, वो खत्म हो रहा है। लाइक तुम देखो जो ग्राउंड वाटर है जहाँ से हम पानी निकालते हैं वो खत्म हो रहा है, क्योंकि हम इतने खतरनाक तरीके से ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, खत्म तो होगा ना यार। उसी तरीके से एग्जांपल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का फॉसल फ्यूल, अब हम कुत्तों की तरह फॉसल फ्यूल चाहे पेट्रोलियम हो या कोल हो यूज करे जा रहे हैं, और ये चीजें तो एक ना एक पॉइंट के बाद खत्म होगा ना, और जब खत्म होगा तो ये दिक्कत हमें ही देगा, हमारे फ्यूचर जनरेशन को ही देगा। तो हमें क्या करना चाहिए, कुछ इस तरीके से चीजों को इस्तेमाल करना चाहिए कि अपना ध्यान भी रखे और फ्यूचर जनरेशन का भी नीड्स और वांट्स को इग्नोर ना करे। तो यार हाँ यही तक था ये चैप्टर, उम्मीद है तुम लोगों को समझ आया होगा, डेवलपमेंट क्या होता है पता चला होगा, और डेवलपमेंट के क्या क्राइटेरियाज है, एंड आखिर में हमने जाना कि डेवलपमेंट तो सही है बट इस तरीके से करो कि अपने बारे में भी सोचो और अपने फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचो। ठीक है यार, बहुत बोलता हूँ मैं लेता हूँ तुम लोगों से अलविदा। अगर तुम लोगों को वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो यार सब्सक्राइब करना मत भूलना, मुझे तुम लोगों का सपोर्ट का सच में बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों ना यार इस साल साथ में ग्रो करे, तुम भी अच्छी तरीके से अपना मार्क्स लाओ और मुझे भी 1 मिलियन करने पे मदद करो। थैंक यू, लव यू ऑल।